Hello students, today we will be starting with the last theory lecture of group 15. It is the most important lecture. पूरी probability है कि क्वेश्चंस HNO3 या नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पे आते हैं. यही दो मेन टॉपिक्स बचे हमारे ग्रुप 15 में. So we'll be discussing these topics in this lecture, starting with the preparation and properties of HNO3. प्रिपरेशन पे जाने से पहले नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है क्या होता है, HNO3. अब अगर हम इसमें से एक ऑक्सीजन निकाल दें तो HNO2 बन जाता है. ये एक एसिड है, एक एसिड में से अगर एक ऑक्सीजन निकलता है तो वो अस एसिड बन जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रस एसिड. अगर नाइट्रस में से एक और ऑक्सीजन निकल जाए तो वो हाइपोनाइट्रस बन जाता है, HNO. इट इज कॉल्ड हाइपोनाइट्रस एसिड. लेकिन ये अपनी मोनोमेरिक नहीं डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, मतलब इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, HNO होल ट्वाइस. अभी हम प्रिपरेशन से स्टार्ट करते हैं. तो जो पहला मेथड है प्रिपरेशन का, दैट इज अ वेरी सिंपल मेथड. इंडियन सॉल्ट पीटर, ये रहा चिली सॉल्ट पीटर. इन दोनों में से हम कोई भी लेके अगर इसकी रिएक्शन एक स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक H2SO4 के साथ करवाते हैं तो ये सॉल्ट इसका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके HNO3 बना देता है और साथ में क्या बन जाएगा, NaHSO4, और अगर K लिया है हमने तो KHSO4. ठीक है, ये बेसिक मेथड है. लेकिन जो मेन मेथड है जिस पे क्वेश्चन आता है दैट इज ओस्टवाल्ड प्रोसेस. ओस्टवाल्ड प्रोसेस में 3 स्टेप मेथड है. ये क्या करते हैं, सबसे पहले हम NH3 का ऑक्सीडेशन करते हैं. इसमें फर्स्ट जो दो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन की है, थर्ड रिएक्शन हाइड्रेशन की है. PT RH इज रोडियम गेज कैटलिस्ट. ठीक है, हाई टेम्परेचर प्रेशर पे अगर हम लेते हैं, वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है. तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड बना के देता है. NO को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड. ये इसी लेक्चर में बताऊंगा मैं, फिलहाल यहाँ पे लिख देते हैं. और प्लस क्या बना के दे देगा, ये H2O. जब मैं नाइट्रिक ऑक्साइड का बैलेंसिंग आप लोग देख लेना, फिर से ऑक्सीडेशन करता हूं तो वो बना के देता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. नाउ व्हेन दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद H2O इट विल फॉर्म HNO3 और वापस मेरे को क्या बना के दे देता है, ये NO. दिस इज अ 3 स्टेप मेथड. बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है. ठीक है, इस पर पूरी प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन आने की. लेकिन यहां से जो प्रोसेस से मिलता है दैट इज 68% प्योर. मतलब इसमें HNO3 क्या होता है, 68% बाय मास. फिर इसका डिस्टिलेशन या और अदर टेक्निक्स अपना के उसको 98-99% तक हम लेके जाते हैं. ठीक है, ये तो हो गई इसकी बेसिक प्रिपरेशन, और ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर. अब मेन आती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली चीज तो ये ध्यान रखनी है आप लोगों को कि ये क्या है, प्लेनर मॉलिक्यूल है और इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड इन एक्वस मीडियम. मतलब अगर एक्वस मीडियम में हम लेते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, वरना ये माइल्ड एसिड है. HNO3 अगर मैं वाटर के साथ लेता हूं तो इसकी टेंडेंसी है क्या, एसिड की तरह बिहेव करने की. तो ये NO3 माइनस दे के H3O प्लस बना देता है, मतलब अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देता है. ये इसकी बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज है, कोई इसमें ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है. अब हम बढ़ते हैं आगे केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ. केमिकल प्रॉपर्टीज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर. पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्टिविटी है. पूरी प्रोबेबिलिटी है कि रिएक्शंस इस पे आती है. मेन मेटल्स के साथ भी देखेंगे और नॉन मेटल्स के साथ भी देखेंगे. मेटल्स में दो जो 3D सीरीज के लास्ट के 2 एलिमेंट्स है, दैट इज कॉपर एंड जिंक. उन दोनों के साथ ये क्या करता है, रिएक्ट करता है. लेकिन AgAuPt में ये डिसॉल्व नहीं हो पाता है. मतलब AgAuPt जो ये महंगे वाले मेटल्स हैं, D ब्लॉक वाले, इनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा. ये नॉन मेटल्स के साथ भी रिएक्ट करता है, मेटल्स के साथ भी करता है. प्रोडक्ट्स क्या बनाता है, बहुत स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स है. ध्यान देना, अगर मैं कॉपर के साथ डाइल्यूट HNO3 लेता हूं, ये रिएक्शन बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज दिस वन. तो ये क्या बना के देता है, कॉपर का नाइट्रेट बना के देगा एक तो. लेकिन कौन सा नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है, इस पे क्वेश्चन आता है, NO बना के देता है. याद रखने का तरीका क्या, कूनो साउंड्स लाइक ऊनो, है ना, गेम होता है ना ऊनो, एक गेम, कूनो साउंड्स लाइक ऊनो. और प्लस साथ में क्या बना देगा, ये H2O. बैलेंसिंग में अपने को बहुत ध्यान रखना है इसका. यहाँ पे नंबर्स याद रखो, 38 नंबर होता है यहाँ पे, तो अपने आप वहां पे वो बैलेंस हो जाएगा. डाइल्यूट है यहाँ, कॉन्सेंट्रेटेड के केस में क्या होता है वो अलग है. यहाँ 3 हो गए कॉपर, यहाँ पे 3 हो जाएंगे. नाइट्रोजन कितने हैं, 8, 6 तो यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा. और यहाँ पे तुम चेक करोगे तो ये भी 8 है ना हाइड्रोजन. 8 3 is 24 ऑक्सीजन यहाँ पे 4, 2 6 और 6 3 is 18 और 6 कितना हो गया, 24. ये मुश्किल रिएक्शन थी, इसीलिए मैंने बैलेंस किया. कौन सा ऑक्साइड बना के देता है, ये NO. लेकिन अगर मैं जिंक का रिएक्शन करूं सेम डाइल्यूट HNO3 के साथ,
अब इसके अंदर कोफिशिएंट्स याद रखने की जरूरत है, वैसे इसके अंदर भी जस्ट इसका अगला नेचुरल नंबर और इसके बाद वाला इवन नंबर। 3 8 था, उसका अगला नेचुरल नंबर 3 के बाद 4, 8 के बाद उसका अगला इवन नंबर दैट इज 10। अब आगे का प्रोडक्ट यहां तो सेम है, लेकिन यहां पे ये बना के देता है N2O। NO इज कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड। अभी आगे आएगा इस लेक्चर में, तब वापस बताऊंगा, ऑलरेडी इसका तो मैं बता चुका हूं। और अगर N2O होता है तो इट इज कॉल्ड नाइट्रस ऑक्साइड। तुम ऐसा समझ सकते हो इसको कि इसके नाइट्रिक ऑक्साइड के डाइमर में से एक ऑक्सीजन निकाला है। ये भी एक ऑक्साइड था ना, इसका डाइमर क्या होगा N2O2, तो उसमें से अगर एक ऑक्सीजन निकल जाएगा तो N2O बन जाएगा। तो एक ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? अस ऑक्साइड में। लाफिंग गैस नाम सुना है ना, वो इसी को बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को। ठीक है, इसके अंदर अगेन ये साथ वाले प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे? H2। बैलेंस कर लें, यहाँ पे 4 है, 4, फिर नाइट्रोजन कितना हो गया यहाँ पे? 10, यहाँ पे कितना आ गया? 8, कितना हो गया बैलेंस नाइट्रोजन? तो ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन इधर हो गए 30, यहाँ कितने हो गए? या हाइड्रोजन देख लो ना, बेस्ट है 10, कितना आ गया यहाँ पे? 5, चेक कर लो, ऑक्सीजन 5, 1 6, और यहाँ कितना हो जाएंगे? 24, मतलब 30, 24 और 6 30 हो गया। ये काम हो गया खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों रिएक्शंस थी। लेकिन अगर मैं कॉपर हो या जिंक हो फर्क नहीं पड़ता, इसके साथ अगर मैं क्या ले लूं? कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 ले लेता हूं, तो फिर प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, नॉर्मल प्रोडक्ट्स ही बनेंगे। ये तो इसकी जगह आ गया। कॉपर अगर लिया है तो CuNO3 होल ट्वाइस, जिंक लिया है तो ZnNO3 होल ट्वाइस, और साथ में बनता है अगला वाला जो ऑक्साइड है दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या आ जाएगा? H2O। इसकी बैलेंसिंग इतनी डिफिकल्ट नहीं है, ये आप लोग आराम से कर सकते हैं। तो ये थी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस विद मेटल्स। यहाँ पे नोट डाल के एक चीज लिख लेना, Ag, Au, Pt एक्सेट्रा डजंट react with HNO3 because they do not dissolve even in concentrated HNO3। HNO3 में concentrated में डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो डाइल्यूट में तो कहां से होंगे? ठीक है, ये आपको आई होप क्लियर होना चाहिए। केमिकल रिएक्टिविटी फॉर मेटल्स। फिर आगे बढ़ते हैं अपन केमिकल रिएक्टिविटी फॉर नॉन मेटल्स, दैट इज अगेन मोर इंपॉर्टेंट। केमिकल रिएक्टिविटी फॉर नॉन मेटल्स में कुछ रूल्स हैं जो मैं बताता हूं, बैलेंसिंग के लिए भी काम आते हैं। हमेशा एक चीज को ध्यान रखना, फॉर्म एक ऑक्साइड्स, प्रोडक्ट जो होगा उसमें फिक्स है, क्या होगा? एक ऑक्साइड्स बनेंगे। और आगे का कोफिशिएंट कैसे डिसाइड होता है वो मैं बताता हूं। मेन 4 रिएक्शंस है इसमें। एक आयोडीन नॉन मेटल है, उसके साथ फॉस्फोरस का एलोट्रोपिक फॉर्म कौन सा होता है? P4। सल्फर का कौन सा होता है? एसिड। एक काम करो, इस ऑर्डर में मत लिखो, ग्रुप 14 15 16 17 सॉरी ग्रुप 14 15 16 और 17। ग्रुप 14 में कार्बन, फिर ग्रुप 15 में तुम्हारा आ गया फॉस्फोरस, ग्रुप 16 में आ गया सल्फर, और फाइनली ग्रुप 17 में आ गया आयोडीन। इसकी रिएक्शन अगर हम किसके साथ करवाएं? HNO3 के साथ, चारों केस में। तो इसके अंदर क्या चीज कॉमन है? प्रोडक्ट्स आर कॉमन। कौन कौन से प्रोडक्ट्स कॉमन है? NO2 एंड H2O आर द फिक्स प्रोडक्ट्स इन ऑल दीज केसेस। वहां तो अलग अलग था, N2O NO2 बना था, लेकिन यहाँ पे फिक्स है, क्या बनेगा? हमेशा NO2 और H2O बनेगा। अब मेन जो ये वाली चीज है ना, यहाँ मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसके लिए मैंने वहां लिखा इट फॉर्म एक ऑक्साइड्स। जैसे कार्बन का ऑक्साइड तो एक ही होता है CO2, तो प्रॉब्लम नहीं है। हाइयर ऑक्साइड बनाएगा बेसिकली, एक ऑक्साइड भी हाइयर ऑक्साइड होता है। कार्बन के 2 ऑक्साइड्स होते हैं, CO और CO2। हाइयर ऑक्साइड कौन सा हो गया? CO2। नेक्स्ट P4 का एक ऑक्साइड मतलब फॉस्फोरिक ऑक्साइड, फॉस्फोरिक एसिड लिख दो ना, एक एसिड लिख दो ऑक्साइड में। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H3PO4। सिमिलरली सल्फर का एक एसिड कौन सा होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा हो जाएगा ये? H2SO4। आयोडीन का एक एसिड कौन सा होता है? HiO2, HiO3 और HiO4। HiO4 को पर आयोडिक एसिड बोलते हैं ना, याद है ना? हाइपोअस, अस एक और पर एक, तो थर्ड वाला जो है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? HiO3। अब मेन बात आती है कि यहां बैलेंसिंग कैसे होगी। तो इसके बैलेंसिंग के लिए, बैलेंसिंग की ट्रिक बता रहा हूं मैं। किसकी बैलेंसिंग के लिए? जो फर्स्ट जो मेन प्रोडक्ट है, बैलेंसिंग ट्रिक फॉर एक एसिड्स। कोफिशिएंट के एक एसिड्स के लिए बैलेंसिंग ट्रिक क्या है कि यू कैलकुलेट द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे हम वो निकालते थे, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट वेट के लिए वैलेंसी फैक्टर, वही फॉर्मूला है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू
number of atoms in a molecule on LHS, और साथ में हम क्या लिख देंगे इसमें, इग्नोरिंग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये सारी बैलेंसिंग की ट्रिक है। अब देखो इसमें लगाते हैं अपन, कार्बन पे क्या चार्ज है 0, यहाँ पे कितना चार्ज आया +4, कितने का चेंज हुआ ऑक्सीडेशन स्टेट में 4 का, और नंबर ऑफ एटम्स एक, कितने कार्बन में चेंज निकाला ना, कार्बन के एटम्स काउंट करने हैं, कितने हैं यहाँ पे 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। जैसे ही वो बैलेंस हो गया फिर तुम्हारा काम खत्म। सॉरी यहाँ पे नहीं, बैलेंसिंग ट्रिक एक्चुअली किसके लिए है, फॉर एक मिस्टेक हो गई है, बैलेंसिंग ट्रिक फॉर कोफिशिएंट ऑफ HNO3। HNO3 का कोफिशिएंट लाना जरूरी है। प्रोडक्ट को बैलेंस करना डिफिकल्ट नहीं है ना, अगर रिएक्टेंट बैलेंस हो जाए तो इन सब का कोफिशिएंट 1 रखेंगे, HNO3 का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा इस केस में 4। इधर देखो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना 0, H3PO4 में कितना है इसमें 5, कितने का चेंज आया 5 का, LHS में कितने एटम्स है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को इग्नोर करना है, तो ये तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है ना, कितने एटम्स है 4, तो 5 into 4 दैट इज 20। इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगा है 5 into 4 का। इधर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन 0 से कहां गया +6, कितने हैं 6, 6 इंटू यहाँ पे कितने 8, मतलब कॉन्सेप्ट क्या लगेगा यहाँ पे 6 8 दैट इज 48। अब तुम सोचो हीट एंड ट्रायल मेथड से कब तुम 48 तक पहुंच पाते, बैलेंसिंग कर ही नहीं पाते। इसीलिए इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन की ट्रिक याद रखना बहुत जरूरी है। I2 पे 0, HiO3 में आप चेक करोगे तो +5, कितना चेंज आया 5 का, 5 into 2, इसमें लॉजिक क्या लगा है 5 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे 10। अब जितने HNO3 के कोफिशिएंट्स है उतने ही NO2 के होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन तो और कहीं नहीं है। लगा दो यहाँ पे 4 20 48 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। बस इतना कर लो, उसके बाद वाली बैलेंसिंग अपने आप हो जाएगी। तो ये मेन इसकी चीजें थी, इसमें ये आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं यूजेस की तरफ। पहला क्या यूज है इसका कि इट इज यूज फॉर फॉर्मिंग NH4NO3, जो कि कहाँ यूज आता है, फर्टिलाइजर्स में यूज आता है पहली चीज, ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर्म्स अदर नाइट्रेट्स विच आर यूज्ड इन एक्सप्लोजिव्स। पहला तो ये पॉइंट है, फर्टिलाइजर्स और एक्सप्लोजिव्स में यूज आता है। फिर सेकंड पॉइंट, इट इज यूज्ड इन पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। पिकलिंग का मतलब क्या होता है कि जो छोटे मोटे रफ सरफेसेस होते हैं किसी के भी ऊपर, पिकलिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील, छोटे मोटे जो रफ सरफेसेस होते हैं उन रफ पार्ट्स को रिमूव करके एक स्मूथ सरफेस जनरेट करके देता है। एक और यूज है इसका एचिंग ऑफ मेटल्स। एचिंग ऑफ मेटल्स भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एचिंग का मतलब क्या होता है कि जो अलग अलग स्पेशल पर्पसेस डिजाइन्स बनते हैं, उन स्पेशल पर्पस डिजाइन्स को बनाने के लिए मेटल्स को कट करना पड़ता है, तो वो कट करने के लिए इसमें ये यूज आता है। फिर एक लास्ट इसका यूज है यूज्ड इन रॉकेट फ्यूल्स। रॉकेट के फ्यूल्स में थोड़ा बहुत ये यूज आता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट यूजेस है, इसके पूछे जा सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना। अब हम बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। नाइट्रिक एसिड तो हो गया। नाइट्रिक एसिड का एक एप्लीकेशन है विच इज कॉल्ड ब्राउन रिंग टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो इसका काम क्या है, इट इज यूज्ड टू चेक द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयन। नाइट्रेट का मतलब क्या होता है NO3 माइनस, ठीक है। क्या क्यों ये चेक करता है, कैसे चेक करता है, सबसे पहला पॉइंट हम इसमें लिखते हैं, डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ नाइट्रेट आयन टू get reduced to nitric oxide that is NO। मतलब ये डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी, या ईज लिख दो, ईज लिख दो, ज्यादा बेटर वर्ड है। डिपेंड्स ऑन द ईज ऑफ नाइट्रेट आयन टू गेट रिड्यूस टू NO। आराम से नाइट्रेट आयन NO में कन्वर्ट हो जाता है। पहला तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, इसका प्रोसेस क्या है, सबसे पहले केस में हम कोई भी एक सॉल्ट लेते हैं, जैसे हमने ब्राउन रिंग टेस्ट में कौन सा यूज आता है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया, FeSO4 इज एडेड टू NO3 माइनस एंड देन स्लोली H2SO4 is added along the sides
ऑफ द टेस्ट ट्यूब। पहला तो ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, मतलब ये प्रोसेस का, ये जैसे ही साइड पे एट द इंटरफेस, जहां पे मतलब क्या हो रहा है, जैसे ये हम लेंगे फेरस सल्फेट, अभी रिएक्शन लिखवाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। एट द इंटरफेस ब्राउन कलर्ड रिंग इज formed due to formation of a complex ion। ठीक है, अगर रिएक्शन के टर्म्स में मैं बोलूं तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, Fe2+ लेते हैं, और साथ में हम क्या लेते हैं, NO3-। किस मीडियम में लिया है, एसिडिक मीडियम में, तो H+ यूज आता है। ये रिड्यूस होगा, क्या बना के देगा, NO रिडॉक्स रिएक्शन है ये, तो Fe2+ ऑक्सीडाइज होके क्या बना के देता है, Fe3+, और साथ में मेरे को क्या मिल जाएगा, H2O। बैलेंसिंग आप लोग देख लेना। अब ये जो NO बना है, इसकी एक एबिलिटी होती है कि ये क्या करता है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स ले लो आयरन का 2+ वाला है, H2O होल 6 2+ हम लेते हैं, इसके साथ रिएक्शन अगर हम करवाते हैं किसकी, NO की, तो NO क्या कर लेता है, अंदर घुस के एक वाटर को धक्का मार के बाहर निकाल देता है। मतलब ये क्या बना देता है, H2O होल 5, और अंदर आ जाता है NO, चार्ज इसके ऊपर सेम रहता है 2+, और साथ में ये बना के दे देगा H2O। तो ये जो कंपाउंड बनता है, इट इज ऑफ ब्राउन कलर। तो ये ही है ब्राउन कलर कॉम्प्लेक्स। इसी की वजह से एक ब्राउन रिंग फॉर्म होता है, जैसे हम साइड से H2SO4 डालते हैं। ये रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, NO का बहुत यूज है इसके अंदर। मेन अगर पूछा जाता है कि कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड है जो ब्राउन रिंग टेस्ट में यूज आता है, तो दैट इज NO। नाइट्रेट आयन है, बनाता कौन सा ऑक्साइड है, NO, और NO क्या कर देता है, H2O को धक्का मार के बाहर निकल जाएगा और खुद अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पे जाके जो अपना HNO3 का पार्ट है वो खत्म होता है। अब और ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पे जाता हूं मैं। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट टू लर्न। पहले मैं बता देता हूं, इसके लिए मैं ट्रिक्स देता हूं आप लोगों को कैसे याद करना है। जस्ट हैव अ ग्लिम्प्स एट इट, मतलब एक रफ आइडिया रखना है, एग्जैक्ट याद नहीं करोगे तो चलेगा। ये जो टेबल मैं बता रहा हूं एनसीईआरटी की टेबल है, इस पे न्यूमरस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये देखो आप, ये सारी टेबल्स है, वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे। पहले ये टेबल बनी कैसे है, अच्छा सबसे पहले हम N2O का नाम लिख देते हैं, इट इज नाइट्रस ऑक्साइड, और साथ में इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो भी लिख देता हूं मैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाफिंग गैस। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। NO इज नाइट्रिक ऑक्साइड। ऑल्दो डिफिकल्ट है, थोड़ा याद करना डिफिकल्ट है, लेकिन श्योरिटी है कि अगर आपने याद कर लिया तो पक्का मार्क्स आएंगे, कहीं नहीं जाएगा मामला। अब इसमें जो ट्रिक बनेगी वो इस तरीके से बनेगी, ठीक है। 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, एक हम करते हैं 1 4, एक हम लेते हैं 2 6, एक हम लेते हैं 3 5। 1 4 2 6 3 5, ये मैं नंबरिंग दे रहा हूं यहाँ पे। दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। कौन कौन सा सेम है, 1 और 4 सेम है, 2 और 6 सेम है, 3 और 5 सेम है, उनमें एक कॉमन चीज है। बट पहली प्रॉब्लम क्या है, पहली प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए ये तो जरूरी ना कि 1 यहाँ पे ही होना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहली चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो चीज क्या जरूरी है कि जो ये हमने ऑर्डर बनाया है, दिस इज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो +1 +2 +3 +4 +4 +5। +1 वाला ऑक्साइड कैसे पता पड़ेगा, मतलब इसमें देख लो पहले 5 नेचुरल नंबर्स आ गए, बस ऑक्साइड्स टोटल कितने हैं, 6, क्योंकि +4 वाले 2 हैं। ये आपको 11th में भी बताया था मैंने कि NO2 +4 वाला होता है, लेकिन क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, इसीलिए वो क्या करता है, डाइमर बना के अपना डायमैग्नेटिक में कन्वर्ट होता है स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं, अगर नाइट्रोजन पे +1 होता है, ऑक्सीजन पे -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या फॉर्मूला बन जाएगा, N2O। अगर नाइट्रोजन पे भी +2 है और ऑक्सीजन पे भी -2 है, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बनेगा, NO। जब नाइट्रोजन पे +3, ऑक्सीजन पे -2, क्या फॉर्मूला बन गया, N2O3 एंड सो ऑन। तो वही आप लोग ढंग से देखेंगे तो ये ऑर्डर में फॉर्मूलाज याद रखना, N2O, NO, N2O3, NO2, N2O4, N2O5, इसमें +5 वो शो करता है। अब फर्स्ट और फोर्थ रिएक्शन में क्या कॉमन है, फर्स्ट एंड, अब ये प्रिपरेशन में आ रहा हूं मैं, दे आर फॉर्म्ड बाय डीकंपोजिशन ऑफ नाइट्रेट्स, दे आर फॉर्म्ड बाय डीकंपोजिशन ऑफ देयर नाइट्रेट्स। 1 बाय 1 हम याद करेंगे। 1 वाला कौन है, N2O, 4 वाला कौन है, NO2। इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, ये किससे बना है, अमोनियम नाइट्रेट के वो हीट करके डीकंपोज करने से, और ये किससे बना है, लेड नाइट्रेट को हीट करके हाई टेम्परेचर पे 400 डिग्री सेल्सियस पे हीट करके बना है। तो इसने क्या बना के दे दिया, NO2, और रेस्पेक्टिव ऑक्साइड बनाया। ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं आया इसके केस में। पीबी यहाँ पे +2 में था, यहाँ पे भी क्या होता है, +2 में। बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं इस पे,
कि बताओ PbNO3 होल्ट वाइज को हीट करते हैं तो कौन सा नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। अच्छा, जब PbNO3 होल्ट वाइज को हीट करते हैं तो कौन सा लेड ऑक्साइड बनता है, PbO, PbO2 वगैरह वगैरह। तो कोई चेंज नहीं आया इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में। सेकंड जो पेयर है वो कौन सा है, सेकंड और सिक्स्थ। इसके अंदर अगर हम ढंग से देखेंगे तो ये जो पेयर्स हैं दे आर फॉर्म्ड व्हेन दे आर रिएक्टेड विद एसिड्स। सेकंड वाले में देखो ये सबसे डिफिकल्ट रिएक्शन है, सबसे डिफिकल्ट है याद करने के लिए। किसके साथ रिएक्शन करवाई है, H2SO4 के साथ। किसकी करवाई है, अच्छा ये दोनों तो अभी यूज आए थे ब्राउनिंग टेस्ट में, इस तरीके से याद रख सकते हो। तो किसकी रिएक्शन करवाई है, FeSO4 और H2SO4 की। H2SO4 NaHSO4 बना के दे रहा है। FeSO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगा, +2 से कहां गया वो, +3 में। और ये कौन सा है, सेकंड, और सेकंड इज NO, और सिक्स्थ कौन सा है, N2O5। सिक्स्थ वाले में देखो ये क्या एसिड है ना, ये भी एक में सल्फ्यूरिक एसिड यूज है, एक में नाइट्रिक एसिड। बहुत सिंपल रिएक्शन है, बट ये इस पूरी टेबल की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ज्यादातर प्रोबेबिलिटी इस रिएक्शन पे क्वेश्चन आने की है। इसका वो खतरनाक वाला स्ट्रक्चर याद है ना, केज स्ट्रक्चर। इसका याद है मैंने जब फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करवाया था तो मैंने बताया था, फर्स्ट जो डीपीपी में क्वेश्चन डिस्कस करवाया था तब मैंने बताया था कि इसका जो मोनोमेरिक फॉर्म है वो क्या होता है, P2O5। P2O5 साउंड्स लाइक N2O5, लेकिन अनस्टेबल होता है क्योंकि इसीलिए वो साइक्लिक बनाता है, लेकिन ये अनस्टेबल नहीं। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे। तो ये क्या बना के देता है, N2O5। यहाँ HNO3 था, यहाँ देखो HPO3 बना है। इसको बोलते हैं मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अभी फिलहाल सिलेबस से हट गया है तो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। ये दोनों सिमिलर है और ये दोनों भी सिमिलर है, बस एक फर्क आ गया है कि ये डाइमेरिक फॉर्म है, ये मोनोमेरिक फॉर्म है। फिर बचता है थर्ड और फिफ्थ, दे आर फॉर्म रिएक्शन विद अदर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ये कैसे बने हैं, दूसरे जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं उन्हीं के साथ रिएक्शन करवाने पे बने हैं। चेक कर लो यहाँ पे NO + N2O4 क्या बना के दे दिया इसने, N2O3। NO ये रहा, N2O4 ये रहा। और N2O4 बनाने का तरीका सिंपल है एकदम, सबसे सिंपल N2O4 है। डाइमराइजेशन करवाना है क्योंकि ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना इसमें, इसीलिए क्या करता है, डाइमेरिक आराम से बना देता है। क्या बना देगा ये, N2O4। ये एक रिएक्शंस वाला मेन पार्ट खत्म होता है। अब अपन जाते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। इस पे भी पूरी प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस आने की। सबसे पहली चीज, इनका जो नेचर है, न्यूट्रल, एसिडिक या बेसिक। कोई भी ऑक्साइड तुमको पता है इस पे क्वेश्चन आता ही है कि इस ऑक्साइड का कैसा नेचर है, एसिडिक, न्यूट्रल, बेसिक वगैरह। याद रखने का तरीका क्या है कि जिनकी हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो एसिडिक होते हैं। हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले नीचे वाले हैं, ये देख लो, एसिडिक, एसिडिक, एसिडिक एंड एसिडिक। और जो ऊपर वाले हैं वो दोनों क्या है, न्यूट्रल। नो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज बेसिक, नो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज बेसिक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। फिर चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब आते हैं इनके फिजिकल स्टेट पे। तो ऊपर वाले दोनों गैस है, नीचे वाले दोनों सॉलिड या लिक्विड है। गैस गैस, ये देख लो, ये सॉलिड लिक्विड दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये क्या है, सॉलिड। ये क्यों दोनों में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये कूल और हीट दोनों होता है। इस तरीके से याद रखो। और जैसे दो सॉलिड लगातार आ गए, वरना तो अगर याद रखने का इजी तरीका क्या होता है, ऊपर वाली तीनों गैस होती, नीचे वाले तीनों सॉलिड, लेकिन बीच में उल्टा हो जाएगा। इसके कलर याद रखना, कलर पे क्वेश्चन आता है, ब्लू ब्राउन, ब्लू एंड ब्राउन। यहां ब्राउन और वहां पे क्या हो गया, ब्लू। याद कैसे रख सकते हो, इसमें नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट आयन याद है ना, नाइट्रेट आयन ब्राउन कलर, ब्राउन रिंग टेस्ट देता है, तो उससे याद रख लो ब्राउन गैस। तो ऊपर वाले दोनों गैस, नीचे वाले दोनों सॉलिड, थर्ड पे गैस गैस, फिर सॉलिड, फिर गैस आ जाएगा। इस तरीके से याद रखोगे तो आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट तो पार्ट इजी है जिसमें हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे। ये आप सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं इसके, आप चेक करेंगे। सब में नाइट्रोजन ने क्या किया है, 4-4 बॉन्ड बनाए। यहाँ देख लो, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दोनों बना सकते हो, एन डबल बॉन्ड हो, 4 बना सकता है मैक्सिमम, 4 बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर आप देखोगे तो एनओ में तो याद है ना 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता था, स्ट्रक्चर अगर याद हो तो 11th में 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनता था, वही है। फिर आया N2O3। जैसे ही N2O3 आ जाता है, मतलब जहां पे भी 2 नाइट्रोजन आ जाते हैं उनमें N2O3 और N2O4 में N और N के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है। इसमें NN सिंगल बॉन्ड आता है, इसमें भी NN सिंगल बॉन्ड आएगा, देख लो, ये NN, ये भी NN। लेकिन जैसे ही N2O4 से N2O5 जाओगे तो एक ऑक्सीजन की कमी हो गई, वो बीच में घुस जाएगा, क्या बना देगा वो, परोक्साइड क्या, सॉरी, NON, नॉन बॉन्ड बना देगा। ये सब की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे ही गिवन है। स्ट्रक्चर्स वगैरह दिए हुए हैं कि एंगल वगैरह, थोड़ा बहुत आप एक रफ आइडिया रख सकते हो। इसके स्ट्रक्चर्स देख लेना, आई होप इसमें कोई डाउट्स नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पे हम ये लेक्चर खत्म करते हैं, ठीक है, थैंक यू।